हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूपीएससी ड्रिल। आज हम करने जा रहे हैं अपना 2014 का सीएससी का अपना जीएस का पेपर सोल्व। ठीक है, तो हमने 2013 का पेपर लास्ट की दो वीडियोज़ में कंप्लीट किया था। हम ये वाला पेपर करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इवन एक साल के पेपर बेस्ड पे ही अगली साल में चीज़ें कैसे रिपीट होती हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना पेपर। तो अगर हम अपना पेपर शुरू करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से ए सेट से शुरू करते हैं। ठीक है, कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज द सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। तो ये कह रहा है कि एक नई टेक्निक आई है शुगर केन उगाने की, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो अगर हम उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो अभी एक ऐसा ही टेक्निक राइस पे भी पूछी गई थी, राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्निक, जो भी एक दो साल में पूछी गई थी। तो ये अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इंडिया में, शुगर केन, राइस, वीट, इन सब की मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ सकते हो, आती रहती हैं वो। ठीक है, तो अगर इसको हम समझें तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये है क्या। तो इसमें सीन ऐसा है कि अगर तुम बेसिक्स में समझो तो देखो, शुगर केन को पहले ऐसे होता है, ट्रेडिशनल टेक्निक ऐसे होती है कि ये जो शुगर केन होता है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो ये सूट वाला पार्ट होता है ये। ठीक है, तो इस सूट वाले पार्ट में क्या होता है कि इस सूट वाले पार्ट को ही हम वो कर देते हैं, ये वाला जो सूट वाला पार्ट है ये ही रिप्रोड्यूस करता है। तो पहले क्या करते थे, पूरा का पूरा ये गन्ना जो होता है इसको पूरा दाब देते थे ज़मीन में, और इससे एक सूट दो सूट ऐसे निकलते थे। अभी क्या करते हैं, इस सूट को निकाल लेंगे इसमें से, और केवल ऐसे करके एक वो बनाएंगे फील्ड, और उसमें एक सूट यहाँ दूसरा सूट यहाँ, सूट सूट दाब देंगे। तो इसकी वजह से मतलब क्वांटिटी कम लगेगी गन्ने की। ठीक है, ये सीन है। और प्लस ऐसे भी है कि पहले क्या होता था, अगर ये पूरा जो ये है शुगर केन, अगर इसमें यहाँ बीमारी है तो जब एक साथ दबाएंगे इसको तो ये पूरा का पूरा ख़राब कर देगा। अभी अगर एक ख़राब है, कुछ बीमारी हुई, तो दूसरे को नहीं ख़राब करेगा। ये अलग अलग सूट है, तो और भी कई सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। इसमें एक बोल रहा है सीड कॉस्ट इज़ वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। बिल्कुल सही कह रहा है, सीड कॉस्ट लो हो जाती है। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी एफिशिएंटली इन दिस। हाँ ठीक है, हमने बताया ही था, ऐसे लाइन में बोलेंगे तो ड्रिप इरिगेशन भी यहीं पाइप लगा देंगे। फिर कह रहा है देर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एट ऑल इन दिस। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। हम बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगाएंगे, बट ऐसा नहीं कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ एकदम ज़ीरो कर देंगे, वो भी एट ऑल, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ठीक है, ये तीन कटेगा। द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज़ मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4 मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, चलो आगे। ये बोल रहा है इफ़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इज ब्रोट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अगर किसी को ले आए तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है, अगर सीधी भाषा में समझे, चेंज। और चेंज भी ड्यू टू ह्यूमंस। और चेंज के भी तीनों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। या तो चेंज हुआ था, या हो रहा है, अभी चल रहा है, या लाइकली होगा। ठीक है, ऐसे करके होता है ये। तो इसमें देखिए मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में क्या हमारा सीन है कि चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर है अकर्ड, आर अकरिंग, और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये ए ऑप्शन ही है सही इसका, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में इसलिए लाते हैं। इससे रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में क्या मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में इंडिया का कुछ है, हाँ है। एक तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क, KGNP, जो राजस्थान में है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा है, एक तो वाटर स्कार्सिटी होकर रखी है। ठीक है, दूसरी चीज़ है ओवर ग्रेजिंग हो गई है। एक है हमारा इसमें तुम्हारा लोकटक लेक, मणिपुर में जो है, जो पिछले साल में पूछी भी गई थी। एक पहले मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में हमारी चिल्का लेक थी, वो पहले थी, लगाई गई थी इस लिस्ट में, लेकिन बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट हुए उसकी कंडीशन में, और उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ऐसा सीन है।
चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें वो बोल रहा है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किन दो आइलैंड्स के बीच में है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बस इसमें यह है कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। उसके बाद ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ये जो प्रोग्राम है प्रोजेक्ट हैं, सॉरी भाई, इनके साथ मिनिस्ट्री लगाओ। तो जो पहला है ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसका और जो तुम्हारा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। और ये जो तीसरा है ये वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर एनफर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। तो ऐसा सीन है कि इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, पर ये याद करना भी बहुत हार्ड चीज़ है। तो इसमें से कुछ किसी के याद होता तो ठीक है, वरना तो ये तो क्वेश्चन गया ही। उसके बाद हम चलते हैं अपना इससे थोड़ा सा आगे। ये पूछ रहा है फिर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में बताओ। कंसिडर करो इट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये गलत बात है, ये एक एनजीओ है। ठीक है, ये एक एनजीओ है जो बना था तुम्हारा बहुत पहले अंग्रेजों के टाइम में। अंग्रेजों ने और इंडियंस ने मिल के बनाया था इसको। कब? 1883 में। ठीक है, ये क्या क्या करता है? इट इज strives to conserve nature through action based research education and public awareness। ये बिल्कुल सही बात है। ये कंडक्ट कर और ऑर्गेनाइज कराता है नेचुरल ट्रेल्स कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका 2 और 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में पूछ के रखा है। देखो ये अर्ली डेज थे तब कितना इजी क्वेश्चन पूछते थे। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो थी तुम्हारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बना था 1972 में, ये बनी थी 1991 में। ये क्या था? ये फिनेंशियल आर्म है UNEP का, कि ये पैसा जुटाता है, इसको पैसा देते हैं बहुत सारे लोग और फिर ये बांटता है इन्वायरमेंट के कामों के लिए। तो ये सबसे पहले तो जो तुम्हारा 1992 में 3 कॉन्फ्रेंस साइन हुई थी, UNFCCC, UNCBD एंड UNCCD, इन तीनों को फाइनेंस करता है। प्लस ये करता है तुम्हारा स्टॉकहोम किस पे थी? POPs पे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे। और ये करता है तुम्हारा इसको भी, मिनामाटा को भी करता है, जो कि है तुम्हारा मरकरी पॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक्स हल्का सा। तो ये क्या बोलता है? इट सर्व्स एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर CBD एंड UNFCCC। बिल्कुल सही तो कह रहा है ये। ठीक है, इसके गलत ऑप्शन भी ऐसे हैं। इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंट इश्यूज एट ग्लोबल लेवल। नहीं, अगर रिसर्च की बात करेंगे तो वो IPCC करती है। वो भी अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं करती, लोगों की रिसर्च उठा के उसको कंपाइल करती है। फिर ये बोल रहा है कि OECD के अंदर कोई एजेंसी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सारे गलत है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फोटोवोल्टिक सेल से रिलेटेड। तो ये बोल रहा है फोटोवोल्टिक्स इज ए टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल सोलर थर्मल is a technology that utilizes the sun's rays to generate heat which is further used in electricity generation process। ये बिल्कुल सही बात है कि जो ये होता है फोटोवोल्टिक PV, तो होता है सीधी सन की रेज आएंगी और लाइट बना देगा। ये ग्रिड DC डायरेक्ट करंट बना देता है उसको। फिर यहाँ कन्वर्टर लगाते हैं और कन्वर्टर लगा कर AC बना लेते हैं, ऐसे होता है। थर्मल वाले में ऐसा होता है कि सूरज पड़ा और सूरज से क्या हुआ कि इसको गर्म करेंगे पहले पानी को, पानी स्ट्रीम बनेगी, स्टीम से हम AC टरबाइन घुमाएंगे और डायरेक्ट AC बन जाएगा। ठीक है, जो कि तुम्हारा वो HEPs में भी काम होता है। ये सब टरबाइन का काम है। ठीक है,
अब देखते हैं इसमें आगे क्या। फोटोवोल्टिक जनरेट्स अल्टरनेट करंट, नहीं, फोटोवोल्टिक जनरेट्स डीसी करंट, वाइल सोलर थर्मल जनरेट्स डायरेक्ट करंट, नहीं ये करता है एसी करंट। उल्टा उल्टा दे दिया इन्होंने मिलाकर, ये कई बार करता है, ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यूपीएससी कितनी बार करता है, इसका ऑप्शन उसके साथ, उसका ऑप्शन इसके साथ, क्यों ऐसा उसे करना है? एक तो इजी पड़ता है, गलत गलत ऑप्शन बनाने के लिए पता है दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज किए, इजी रहेगा इसको वो करने में, उनको बैक करने में कि गलत नहीं वो कर सकते इसको। ठीक है, हाँ, ये तो ऐसे मिक्स कर दिया। अब उसके बाद ऑप्शन तीन, थर्ड देखते हैं। इंडिया हैज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ पे पानी को गर्म करके बनाया, नोट फॉर द फोटोवोल्टिक्स, ऐसा थोड़ी है। सोलर थर्मल के लिए हमको हमेशा कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है कि गर्म होगा पानी तब बनेगा। ये फोटोवोल्टिक के लिए तो रूफ टॉप पे भी बना सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, तो दोनों के, इसके लिए तो दोनों भी हैं, इसके लिए तो काम है, उल्टा उल्टा दिया हुआ है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ओनली वन इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम देखते हैं ये, विच ऑफ द अबव हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन सर 2024 में या 2025 में रिपीट हुआ था, 2024 में रिपीट हुआ था। ये तब एक्चुअली हुआ था, क्यों? क्योंकि 2013-14 में ही नई लैंग्वेज ऐड की गई थी। 2024 में जब हुआ था तब भी नई लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो अगर हम देखें अभी इसका वो, तो फिलहाल इंडिया में 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ठीक है, ये तुम देख लेना, तब के हिसाब से इसमें कन्नड़ा और तेलुगु ऐड की गई थी, तो इसका आंसर है 2 और 3। ठीक है, अगर हम देखें टोटल जितनी क्लासिकल लैंग्वेज है तो उसमें आएगी तुम्हारा तमिल, संस्कृत, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, 1 2 3 4 5 6, छः होगी, पाँच और हैं जी, ये पाँचों की गई थी 2024 में। ठीक है, 2024 में ये थी। ये देखो इसमें कन्नड़ और तेलुगु थी, ये कन्नड़ और तेलुगु 2014 के अराउंड थी। ये जो नई जोड़ी गई थी इसमें थी मराठी, पाली, पाली प्राकृत, असमीज एंड बंगाली, एंड बंगाली। गाइस प्लीज़ पार्डन माई राइटिंग, हैंड राइटिंग ऑन इट यार, ये ना मैं इस पे बहुत नया नया लिखना शुरू किया हूँ, तो ये मैं ठीक से लिख नहीं पाता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बोल रहा है कि तुम्हारा दम्पा टाइगर रिजर्व वो मिज़ोरम में है, और गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है, और सारामती पीक नागालैंड में है। तो इसका सीन ऐसा है कि जो तुम्हारा दम्पा टाइगर रिजर्व है वो तो बिल्कुल मिजोरम में ही है, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में नहीं है, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम्हारा त्रिपुरा में है। ठीक है, ये है त्रिपुरा में। और जो सारामती पीक है वो नागालैंड में है। जो सारामती पीक है वो ऐसा सीन है कि एक पटकाई, PATKAI पटकाई हिल्स है नागालैंड में, उसकी सबसे ऊंची पीक है सारावती पीक। ठीक है, तो इसका आएगा 1 और 3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल्स, व्हाट आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो वेटलैंड इंटरनेशनल से ऐसा हमें समझ आ रहा है कि वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं, देखो इससे पहले 1971 में हमारा रामसर कन्वेंशन बनी थी, रामसर कन्वेंशन, जिसमें वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई थी। ये इंटर गवर्नमेंटल थी। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट्स मिलके काम करती थी। इसके बाद इससे भी एक बड़ी बॉडी सोची गई जिसमें गवर्नमेंट्स भी होंगे, जिसमें NGO भी होंगे, जिसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, जिसमें कम्युनिटी भी होगी, इन जनरल इंडिविजुअल, सबको मिलाकर ये कि भाई ये बनाएंगे। तो ये बनाया गया था वेटलैंड इंटरनेशनल्स, जो कि बना था 1996 में। ये ग्लोबल NGO टाइप का है, ग्लोबल NGO। ठीक है,
तो ये पहला क्या है, ये पहला गलत है। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं भाई। It works at the field level to develop and mobilize knowledge and use the practical experience to advocate for better policies। बिल्कुल यार, फील्ड लेवल पे मोबिलाइज नॉलेज वॉलेज ये तो सारे काम करेगी जब बनाया गया है। ठीक है, ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सही होते हैं तो इनको सही लगाया करो, जब तक बहुत ज़्यादा तुमको कुछ गलती ना मिले कि हाँ भाई बहुत गलती हो गई इसमें तब। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11 के बारे में ये बोल रखा है, तब ब्रिक्स के बारे में बात हो रही है कि जो ब्रिक्स था वो उसका फर्स्ट समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो इन 2019 और साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू जॉइन द ब्रिक्स। ये तो बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो जिम ओ नील करके एक बंदा था जिसने ये बोला था 2000 के अराउंड कि ये एक ऐसा ग्रुपिंग हो सकता है। ठीक है, तो है कि उसने पहले ब्रिक बोला था, ये BRIC ब्रिक। ठीक है, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा। तो उसने बोला 2006 के अराउंड इन लोगों ने नेगोशिएशन शुरू की और 2009 में फिर पहला ये समिट हुआ। तब ब्रिक का केवल समिट हुआ था, ये इन्होंने टाइपो किया वैसे उसने, पर ये यहाँ से भी गलती है, रियो डी जेनेरियो में नहीं हुआ था, वो हुआ था तुम्हारा कहाँ पे इसमें अ, अ, रसिया में कहीं पे हुआ था। ठीक है, वो रसिया में हुआ था, तो ये गलत है। उसके बाद हम देखते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसमें पहला गलत है, केवल 2 आया इसका सही वो। ठीक है, वो सिटी सर्च कर लेना। उसके बाद वो पूछ रहा है इनमें ये जो डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में से किस किस को इरेडिकेट कर दिया गया है इंडिया में से, जो ख़त्म होगी बीमारी। इंडिया में दो ही बीमारी ख़त्म हुई है, एक तो स्मॉल पॉक्स और एक हुआ पोलियो। ठीक है, ये केवल ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ओनली 3 इसका आंसर आएगा, ओनली 3। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पे। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व किए हैं उसको इसमें से किसने किया होगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब ऐसे कि कॉन्टिनेंट्स इधर उधर जा रहे थे, हाँ बिल्कुल। उसके बाद ग्लेशियल साइकिल्स इन्होंने भी, इन दोनों ने किया, तो बोथ आ जाएगा इसका आंसर। ये तो बिल्कुल वैसे ही है, इस क्वेश्चन का क्या ही मतलब है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 14। मोर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर डेक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गैंगीज रिवर डॉल्फिन। कि जो पोचिंग की जाती है, मारा जाता है ज़बरदस्ती, ये क्या रीज़न होंगे पॉपुलेशन गैंगीज रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन के डेक्लाइन के। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराज ऑन रिवर, बिल्कुल सही है, ये उसमें फंस जाती हैं। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द रिवर्स, क्रोकोडाइल रिवर में बढ़ गए, इस पर डिस्कशन करेंगे, रुक जाओ। गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, ये तो है ही, फिशिंग नेट्स में फंस जाती है, ये तो कितने सारे वीडियोस भी आते हैं, ये तो तुमने रील्स देखी होंगी कितनी सारी। ठीक है, यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ रिवर, बिल्कुल सही है। केमिकल फर्टिलाइजर से वो आते हैं क्या बोलते हैं तुम्हारा, केमिकल्स आ जाते हैं। तो 1 3 4 तो सही है। ठीक है, अब 2 देखते हैं। ठीक है, 2 है अब ऐसा अगर एक तो हमें पता नहीं कि क्रोकोडाइल्स क्या है, कि क्रोकोडाइल खाता भी है उसको या नहीं खाता है इसको। दूसरी बात, अगर खाता भी होगा तो फूड चेन में खाने से ऐसे नहीं होता कि ड्रास्टिकली पॉपुलेशन ऊपर नीचे चली जाए। वो फूड चेन में ऐसे ही होता है कि तुम्हारा वो होता है, रेगुलेट रहती है, नीचे और ऊपर के नंबर से फूड चेन रेगुलेट रहती है। तो ये इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल तो नहीं होगा भाई बिल्कुल भी। तो इसको 2 को काटेंगे हम, तो ऐसा ही बनेगा ये 1 3 4, ये वाला जो ऑप्शन बनेगा। ठीक है, सी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रेड क्लिफ कमेटी क्यों अपॉइंट की गई थी डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में खून की नदियाँ बह गई थी जब बॉर्डर खींचे थे, इसलिए रेड क्लिफ नाम याद कर लो, रेड खून नदियाँ बह गई। ठीक है, ऐसा करके कुछ। एक मैकमोहन लाइन है, वो इंडिया और लद्दाख के बीच है, यानी इंडिया और चाइना, इंडिया एंड लद्दाख, या लद्दाख की जगह, क्योंकि लद्दाख तो चाइना का, इंडिया चाइना, पर चाइना भी उसको मानता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स
ब्रोमीन से बने हुए, फ्लेम मतलब आग, रिटार्डेंट रोकने वाले, ऐसी चीज़ें जो आग को जलने से बचाते हैं और वो ब्रोमीन के बने होते हैं। ये लगते थे चेयर्स पे, बैठने की जो चेयर्स होती हैं उनकी गद्दियों पे, सोफे पे, ये पहले लगाए जाते थे जिससे इन चीज़ों पे आग ना लगे। तो दे आर यूज्ड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक मैट्रेसेस एंड अपहोल्स्ट्री। हाँ ठीक है। वाई इज सम कंसर्न अबाउट देयर यूज, क्यों है? दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेड इन द इन्वायरमेंट, दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ब्रोमीन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, पीओपी एक टाइप का परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, तुम्हारा ये आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपना, हम क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में वो बोल रहा है कि इनमें से किस में फेनोमेना ऑफ हाइबरनेशन, मतलब लंबे टाइम के लिए इनएक्टिव रहना, हाइबरनेट करना, जो भालू वालू करते हैं, ठीक है, बियर्स। तो भालू का तो हमने सुना ही है। रोडेंट्स भी जो होते हैं, जो चूहे या छोटे एनिमल्स होते हैं, वो भी करते हैं और बैट्स भी करते हैं, इनमें तीनों करते हैं। ये इन जनरल एक एडेप्टेशन होता है, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की, हाइबरनेट करके एनिमल्स अपने आप को बचाते हैं। तो इसको तुम कॉन्सेप्ट्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ भी लेना, ठीक है। तो इसमें आएगा ऑल थ्री, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कमिटी क्या है इसमें से। लार्जेस्ट कमिटी तुम्हारे देखो, अगर तुम्हें ठीक से पता हो, पिछले पेपर में हमने देखा था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पूछी गई थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमने बोला था कि 15 + 7 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कमेटी ऑन इस ये है एस्टिमेट्स, इसमें होते हैं 30 मेंबर, ठीक है। फिर तुम्हारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, और फिर तुम्हारा कमेटी ऑन पिटीशंस है। तो ये तो हमें पता चल ही गया था लोकसभा से, और ये राज्यसभा से। ये जो 30 मेंबर होते हैं, ये ऐसा होता है कि लोकसभा की कमेटी होती है, इसमें 30 मेंबर पूरे लोकसभा के होते हैं। ये पब्लिक अंडरटेकिंग की जो कमेटी होती है, ये भी इसकी तरह होती है, बिल्कुल सेम पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरह, पब्लिक अंडरटेकिंग और तुम्हारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। ये दोनों क्या होती है, सेम होती है। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 22 में से 15 + 7, ठीक है, ऐसे करके होते हैं लोकसभा से, ये राज्यसभा से। द कमिटी ऑन पिटीशंस जो होती है उस वो ऐसे होती है, डिफरेंट होती है, लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में भी होती है, अलग अलग। जो लोकसभा की होती है उसमें तो होते हैं तुम्हारे 15 मेंबर, जो राज्यसभा की होती है उसमें होते हैं 10 मेंबर। तो इसमें कमिटी ऑन एस्टिमेट सबसे बड़ी हो गई। अब ये जब तुम उसमें पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में, तो ये सारी कमेटी पढ़ते ही हो तुम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कार्बन, इसमें से कौन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है इन द कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ। CO2 कौन सा ऐड करता है? तो CO2 हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी करती है। रेस्पायरेशन मतलब सांस लेना, हाँ CO2 ही तो छोड़ते हैं हम भी, जानवर भी सब। फोटोसिंथेसिस नहीं, ये तो उल्टा है, ये CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और O2 बनाते हैं। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये भी यस है, तो 1 2 4 आएगा, 1 2 4, ये इजी सा क्वेश्चन हुआ इसमें, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इफ़ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड दे आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स स्टॉकिंग अराउंड द कैटल टू सी द इंसेक्ट्स डिस्टर्ब बाय देयर मूवमेंट थ्रू। ऐसा है कि जब कोई बड़े एनिमल चलते हैं, घोड़े या हाथी या ऐसे, तो उनके ऊपर कुछ कुछ ना ऐसे वो हो जाते हैं, मतलब कि जैसे बड़ा सा हाथी है कोई, अगर जाएगा तो इसके ऊपर एक कोई छोटी सी चिड़िया बैठ जाएगी, क्योंकि जब ये चलेगा तो घास में से इंसेक्ट उड़ेंगे और ये चिड़िया उन इंसेक्ट को खा लेगी। तो ये कौन सी चिड़िया होती है? तो ये होती है कॉमन मैना, ठीक है। और कॉमन मैना को हम, मैं तुमको कुछ फोटोज भी दिखाऊं, देखो। इसके बाद ये तो लोकटक लेक है, जो लोकटक लेक की बात कर रहे थे हम, मणिपुर में, मणिपुर वैली में है ये लोकटक लेक, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा, ये होती है कॉमन मैना जी, पेली चो येलो चोच होती है इसकी, और ये जो चिड़िया होती है, ठीक है, ये होती है कॉमन मैना, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ तुम्हारा ओनली 2,
ये पेंटेड स्टॉक भी और ब्लैक नेक्ड क्रेन भी, ये नहीं, ब्लैक नेक्ड क्रेन तो बहुत पूछते हैं, ये उधर केवला देवघाना नेशनल पार्क जो उधर की तरफ भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 21। 21 में बोल रहा है कि ये जो है महातारा और पता किला, ये किस चीज़ की टर्म थी, ये विलेज हेड्समैन थे। ये तो इनका तो ये महातारा सेंट्रल इंडिया और मिडिल इंडिया में फेमस थी, ये वेस्ट इंडिया में थे। पता किला, और इसी से बोलते हैं कि जो पटेल्स है ना गुजरात के, वो यही थे, यही इन्फ्लुएंशियल क्लास थी। और भी कुछ कुछ टाइटल्स है मीडिएवल इंडिया में जो विलेज हेडमैन के लिए यूज होते थे, जैसे खुद मुकद्दम, ऐसे करके KHUDMUKADDAM, खुद मुकद्दम्स। तो इनको अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कंट्रोल किया था। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है मीडिएवल इंडिया से, ठीक है, विलेज हेड्समैन जो होते थे। उसके बाद पूछ रहा है ये हमारा लाइकेंस पे, कि जो लाइकेंस होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली सिम्बायोटिक एलिगेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, ठीक है। एल्गी और फंग ये मिलके बनाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक स्पीसीज होती है जो कि बायो इंडिकेटर भी होती है। बायो इंडिकेटर मतलब अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एयर में, तो ये इसका नंबर घटने लगता है और वो पता चल जाता है कि हाँ भाई पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो ये एक टाइप का बायो इंडिकेटर भी होती है, ठीक है। फिर तुम्हारा हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वो बोला अगर तुम हिमालयाज में ट्रैवल करो, यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयाज, तो तुमको कौन से इनमें से पेड़ मोस्ट लाइकली नेचुरली उगे हुए मिलेंगे। नेचुरली मतलब वहीं की क्लाइमेट के हिसाब से होते होंगे, तो ओक वहीं की क्लाइमेट का, रोडोड्रोन्स वो भी। पर सैंडलवुड तो नहीं है, सैंडलवुड एक डेसिडुअस ट्री है। सैंडलवुड क्या होता है, चंदन, ये मिलता है तुम्हारा सेंट्रल प्लस साउथ इंडिया में, मतलब जिस जो पत्ते गिराता है पेड़, ये इसी का एक वैरायटी होता है रेड सैंडलवुड, जो शेषाचलम हिल्स में मिलता है आंध्र प्रदेश में। ये काफ़ी यूपीएससी के बहुत अच्छा ऐसा टॉपिक है जिसको पूछता ही रहता है। तो सैंडलवुड साउथ इंडिया मिलता है, वहाँ नहीं मिलेगा। ओक और रोडोडोरंस मिलेंगे 1 और 2, ये ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 24 पे। वो बोल रहा है कि ये स्टील इंडस्ट्री में से कौन कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, हाँ SOX। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NOx। कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी चीज़ कम जलती है तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो भी सब है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि फॉलोइंग किंगडम में से कौन एसोसिएटेड था विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कुछ वो हैं 16 महाजनपदाज में से कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से जो तुम्हारा कोसला और मगधा था, इन दोनों से तो वो रिलेटेड थे, अवंती और गांधारा से नहीं थे। अब तुम एक बार अगर मैप भी देखोगे ठीक से 16 महाजनपदाज का, ये क्या है, ये लाइकेंस है, ऐसे पेड़ वेड़ पे दिख जाते हैं जो बायो इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ओक ट्री है जो मैं बता रहा था, ये हिमालय में मिलता है बहुत ऐसा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये है 16 महाजनपदाज का मैप। ये देखो 16 महाजनपदाज है ना, ठीक है। तो अगर तुम ठीक से देखोगे, ठीक है, तो देखो जो हमारे ऑप्शन है वो है, एक तो गांधार, गांधार नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, ठीक है। गांधार से तो कैसे वो कर ही नहीं सकते, वो इस वाले रीजन में थे सारे में बुद्धा, ठीक है, समझ रहे हो। तो उस इधर तो वो कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही काट देना है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 काटोगे 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा 1 3 4। अब ऑप्शन 1 और देखना है तुम्हारा, अवंती। अवंती जो है वो MP में है, ठीक है। अवंती MP में, MP के ये यहाँ MP में है अभी फ़िलहाल में, तब ऐसे गुजरात की तरफ था। ये भी बहुत दूर का एरिया है जहाँ वो नहीं जाते थे, तो ये ही सारे एरिया थे ज़्यादातर। तो तुम समझ लो इसमें ऑप्शन 3 और 4 आएगा, ठीक है।
इसमें आएगा ऑप्शन 3 एंड 4। हम चलते हैं आगे अपना, इसमें आ जाएगा ये 3 एंड 4, तो तुम्हारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये बोला 26 में कि हर साल एक मंथ में ऐसा इम्पोर्टेंट कैंपेन चलता है जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं, फल देने वाले पेड़। तो इनमें से वो कौन सी कम्युनिटी है जो ऐसा करती है? ठीक है, तो वो करते हैं तुम्हारा ये ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट गाइस। तो हम वापस से शुरू करते हैं अपने 26 क्वेश्चन से। तो जो 26 क्वेश्चन है उसमें ये है कि वो हर ईयर वो मंथ लोग जो एक मंथ का जो तुम्हारा कैंपेन या फेस्टिवल चलता है, ठीक है, वो बनाते हैं गोंड और कोरकू। ठीक है, गोंड और कोरकू बनाते हैं। इसका होता है हरी ज्योति, HARI, हरी JYOTI, हरी ज्योति करके ये एक प्रोग्राम है जो चलता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा गोंड और कोरकू है वो तुम्हारा सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जो भूटिया और लेपचा है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, भूटान में। ठीक है, उसके बाद इरूल एंड टोडा जो हैं वो मिलते हैं तुम्हारा साउथ इंडिया में। जो सहारी एंड अगारिया हैं वो मिलते हैं MP, UP और यहाँ पे। ठीक है, तो सही इसका आंसर है गोंड एंड कोरकू। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं तुम्हारा सेल्स टैक्स में कि द सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट। ये 2013 की बात है, तब तक सेल्स टैक्स होता था, अब GST हो गया, GST में सब्ज्यूम कर दिया गया। पर सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारा लगाती थी, सारी चीज़ों पे एबोलिश हो गया, पर अभी भी कुछ चीज़ों पे सेल्स टैक्स लगता है। किस किस पे स्टेट गवर्नमेंट लगाती है? तुम्हारा लगाती है अल्कोहल पर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल प्लस कुछ हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि तुम्हारा पेट्रोल और टबैको, TAB, टबैको, इन सारी चीज़ें 3 4 5 चीज़ों पे लगाती है, देख लेना। ठीक है, सेल्स टैक्स तो था, सेल्स टैक्स ये आंसर तब के हिसाब से था। टैक्स कलेक्टेड, डी ऑप्शन, इम्पोजिशन कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने आगे वाले इसमें। बोल रहा वेंचर कैपिटल का क्या मतलब होता है? वेंचर कैपिटल होता है जो तुम्हारा स्टार्टअप्स को फंड देते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटल इज ए लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर बी। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा अपना क्वेश्चन नंबर 29 पे। 12th 5 ईयर प्लान जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 12th 5 ईयर प्लान बना था 2012 से 2017 तक। अब तो ये ख़त्म हो गया क्योंकि नीति वही तुम्हारा प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म हो गया, नीति आयोग आ गया। तो इसका जो था ये था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये ऑप्शन। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ये पूछता है विद रिफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये करंट अकाउंट में क्या आता है? इससे पिछले साल पूछा था कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, याद है? 2013 में। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं एक साथ वो करके। ठीक है, तो हम देखते हैं करंट अकाउंट में क्या आता है। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, बिल्कुल। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद फॉरेन एसेट्स, नहीं फॉरेन एसेट्स आते हैं कैपिटल अकाउंट में। फिर तुम्हारा बैलेंस ऑफ इनविजिबल ये भी आता है तुम्हारा करंट अकाउंट में, ये सही बात है। इसमें क्या क्या आता है? इनविजिबल सर्विसेज आती हैं जो दिखती नहीं है, ये तुम्हारा ट्रांसफ़र्स आते हैं, ये सारी चीज़ आती हैं। फिर स्पेशल ड्राइंग राइट SDR तो तुम्हारा जो होता है वो तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता है। ठीक है, ये इसमें नहीं होता। तो 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 एंड 3 है। 1 एंड 3 ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ये 30। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ये तो बैंकिंग से रिलेटेड है। पहले तो ये पूछ रहे थे किससे रिलेटेड है, बैंकिंग ऑपरेशन, अभी तो इनके बारे में बहुत अच्छे से पूछते हैं, तो बैंकिंग के बेसिक्स में इनको पढ़ लेना है कैसे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, आगे चलते हैं। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी फैसिलिटी है जो बैंक साथी बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंस होता है वो देता है, ठीक है। इट enables द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेज, बिल्कुल वो जाके जो बैंक का ऐसा आदमी जो गांव गांव जाकर के सर्विसेज देगा। इट enables द बेनिफिशियरी इन द रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, बिल्कुल सही, पैसे निकालता है, जमा भी करता है। तो ये हो गया तुम्हारा सी। ये बैंक साथी इसको 2006 में चलाई थी आरबीआई ने स्कीम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तुम्हारा, हाँ 33, वो बोला स्टैच्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट एस, ठीक है। स्टैच्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट इस लो के हिसाब से कितना पैसा रखना है, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या देखते हैं कि लो के हिसाब से पैसा रखवाता है बैंक, आरबीआई जो है, और सब बैंक्स को बोलता है नीचे के कमर्शियल बैंक्स को कि ये जो जितने भी हैं, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं 500, उनके 500 के 500 को तुम्हें लैंड नहीं कर देना, उसमें से मानो 450 ही करना है, 50 रुपये जो हैं वो तुम्हें कुछ तो कैश में रखने हैं, और उसमें से कुछ रखने हैं लिक्विड एसेट्स में। लिक्विड एसेट्स का मतलब जैसे सोना में रख लो, या सिक्योर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ रख लो। तो ये जो कैश वाली होती है, ये होती है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये होती है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सीआरआर और एसएलआर मिलकर बनाती हैं तुम्हारा ये स्टैच्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्या काम करते हैं ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, इट इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, बिल्कुल सही है, बैंक कितना पैसा दे सकते हैं। टू मेक द पीपल डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, अरे भाई बैंक में सेफ तो सारा ही पैसा है, यही स्पेशल कोई पैसा थोड़ी है जो बैंक ने रोक लिया वो सेफ रहेगा, जो चला गया वो भी सेफ ही है। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स, एक्सेसिव प्रॉफिट्स, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि प्रॉफिट्स नहीं बना सकते, प्रॉफिट तो वो बनाएंगे ही। टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वोल्ट कैश टू एन डे बाय डे रिक्वायरमेंट, के लिए ये होता ही नहीं है डे बाय, इसमें केवल यही ऑप्शन आएगा, इसके लिए एक ही चीज़ होती है कि वो कंट्रोल करता है कि वो कितना पैसा मार्केट में देगा कितना नहीं देगा। ये कभी कभी हाँ ऐसा कर लेता है कि बैंक रन से बचाने के लिए कभी कभी ये काम आ जाता है। बैंक रन, बैंक रन क्या होता है, बैंक रन होती है वो सिचुएशन जब लोगों को बैंक पे भरोसा छूट जाता है कि बैंक फेल होने वाला है, और लोग सब चले जाते हैं बैंक में एकदम भाग भाग के कि हमारा पैसा दे दो हमारा पैसा दे दो, ठीक है, वो वाला। फिर हम देखते हैं 34, रिसेंटली ये बोला है कि अरब स्प्रिंग जो है वो न्यूज़ में रहा था, तो वो क्या हुआ था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, वो ओरिजिनेट हुआ था ट्यूनीसिया से, उसके बाद सारे अरब देशों में फैल गया ये, ठीक है। ये अगर ठीक से हम देखें, ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ जो है सारे देशों में फैल गए, यहाँ ट्यूनीसिया से शुरू हुआ था। अब अरब स्प्रिंग क्या था, अरब स्प्रिंग का वो था कि जितने भी डेस्पोटिक रूलर्स हैं वो कम हो और सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स ज़्यादा मिले लोगों को, तो ये ट्यूनीसिया से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब बोल रहे हैं ये 35 में कि आर्कटिक काउंसिल जो है उसके इनमें से कौन से मेंबर्स हैं। तो आर्कटिक काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो उसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं, और वो ऐसे ही तय होते हैं कि जिसकी भी आर्कटिक सर्कल से वो लगी हुई है, बाउंड्री लगी है, वो मेंबर होगा वरना नहीं मेंबर होगा। तो इसमें डेनमार्क की है, जापान की नहीं है, रशियन फेडरेशन की है, यूनाइटेड किंगडम की नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी है जहाँ अलास्का जो लगता है ऊपर। तो इसमें 135 है, 135 डी ऑप्शन इसका सही होगा। और अगर इसके मेंबर, अगर हम 8 के 8 मेंबर देखें आर्कटिक काउंसिल के, 8 मेंबर हम देखें आर्कटिक काउंसिल के 8 मेंबर, तो देखो क्या होगा तुम्हारा, कैन सबसे पहले कनाडा, उसके बाद डेनमार्क, डेनमार्क में ही क्या होता है ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंदर ही आता है, आइसलैंड अलग से है, आइस आइसलैंड, कनाडा डेनमार्क आइसलैंड, फिर तुम्हारा फिनलैंड,
उसके अलावा नॉर्वे, उसके अलावा रसिया, उसके अलावा स्वीडन, और इन सब के बाद यूएसए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हुए टोटल मेंबर्स इसके। ठीक है, तो ये रट लो जैसे भी रटे जाएं। उसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं कि ये जो रीजन्स एंड न्यूज़ ये बताओ ये कहाँ है। चेचन ये जो है रशियन फेडरेशन में, ये सही बात है, मैं दिखाऊंगा। दरफूर जो है वो माली में नहीं है, दरफूर बहुत ही फेमस है, आगे भी कई बार पूछा है, वो है तुम्हारा किस में, सूडान में। ठीक है, उसके बाद स्वाट वैली जो वो इराक में नहीं है, वो है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इनकी अगर हम लोकेशन देखें तो देखो मैं तुमको दिखाता हूँ इनकी लोकेशन। ठीक है, ये तो है तुम्हारा चेचनिया। ठीक है, चेचनिया को अगर हम ठीक से देखें तो देखो ये तुम्हें थोड़ा दिख रहा है कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, कौन सा वाला रीजन, ये वाला जो रीजन ये दिख रहा है, ये जॉर्जिया के बॉर्डर पे चेचनिया। ठीक है, तो ये बहुत इधर बॉर्डर पे है रसिया का ही पार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं दरफूर, दरफूर तुम्हारा सूडान में है यहाँ पे। अगर इस मैप को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ठीक है, रुक जाओ, ये वो है दरफूर, वो चलो चला गया ये। उसके बाद देखो स्वाट वैली है, स्वाट वैली कहाँ पे है, ये स्वाट वैली है तुम्हारे, ये रहा देखो, ये वाली जो है ये जम्मू कश्मीर के अपने ऊपर यहाँ। ठीक है, ये पेशावर, पेशावर है खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, तो ये स्वाट वैली वहाँ पे है। उसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा सा, तो चलो ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, ये इसमें हो गया 36। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, अग्नि 4 मिसाइल के बारे में पूछ रहा है कि अग्नि 4 मिसाइल के बारे में कौन कौन से वो सही है। अग्नि जो है, अग्नि उसका ऐसा 1 2 3 4 ये सब की रेंज है, समझ लो 1 की 1000 तक है, नहीं इसके 700 से 1200 तक कुछ है, पर तुम याद करने के लिए उसके अराउंड मान लो, इसकी 2000 तक, इसकी 3000 तक, और इसकी 4000 तक, और अग्नि 5 की 5000 तक, ऐसा रेंज है। और इसमें सोलिड फ्यूल चलता है, जल्दी भर जाता है और देर तक यूज़ किया जा सकता है, और ये सरफेस टू सरफेस है। तो इस ये सरफेस टू सरफेस है, ये सही बात है। फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं, ये सॉलिड। ठीक है, डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉर हेड अबाउट नहीं, ये 4000 आएगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया, ओनली 1 सही, ये ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद हम 38 पे चलते हैं कि 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, कोल बेड मीथेन यानी कि CBM, और दूसरी है सेल गैस, तो उनके बारे में बताओ। सेल गैस, ठीक है, अब सीन ऐसा, कोल बेड मीथेन वहाँ मिलती है कोल, जो कोयले के बेड होते हैं ना, जहाँ अंदर कोयला नीचे पेड़ वेड़ दब के बन रहा होता है, वहीं गैस भी इकट्ठी होती है, तो गैस को भी निकाल लेते हैं, तो होती है CBM। ठीक है, एक टाइप की। और CBM में क्या होता है, CBM में CH4 होती है 90%। CH4 क्या, मीथेन जलाने वाली। जो सेल गैस है वो भी ऐसी बनती है, जो सेल टाइप की एक वो होती है, सेल रोक। जब सेल रोक में ये नेचुरल वेजिटेशन दबती है और गैस बनती है, तो सेल गैस बनती है, उसमें भी CH4 होती है 90%, दोनों में सेम बात है। ठीक है, और CH4 90% होती है, यानी इसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस होती है। ठीक है, तो अब देखें, कोल बेड मीथेन इज द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल सीम्स, वाइल सेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नहीं भाई, ये भी CH4 ही होती है, कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये पहला गलत है। इन इंडिया abundant coal bed methane sources exist but no
सो फार सेल गैस सोर्स है नहीं, ये गलत बात है, सेल गैस सोर्सेज भी हैं इंडिया में। तो ये नाइदर वन आएगा नो टू आएगा। तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम हल्का सा देखें तो देखो कि जो तुम्हारा CBM है, कोल बेड मीथेन, वो तो कहाँ कहाँ मिलेगी, वो तो सारे झजारिया ये वो जितने भी कोल फील्ड है उन सब में मिलेगी, झारखंड में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर प्लेटू में, ठीक है। जो सेल गैस है वो मिलती है तुम्हारा कैम्बे बेसिन में मिलती है। कैम्बे बेसिन का यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मिलती है। और तुम्हारा कहाँ पे, लार्ज करना पड़ेगा ऊपर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा गोंडवाना बेसिन में मिलती है, यही तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलती है यहाँ पे। उसके बाद कावेरी बेसिन में मिलती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन पेन में मिलती है। इन सारी जगह में सेल गैस मिलती है। और जो तुम्हारा CBM है वो तो इस सारे पूरे एरिया में मिलती है, छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया है। तो दोनों चीज़ें मिलती हैं इंडिया में, सेल गैस भी CBM भी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तुम्हारा चांगपा जो होते हैं, वो चांगपा एक उत्तराखंड की नहीं, वो कहाँ की है, तुम्हारा लद्दाख की कम्युनिटी है। लद्दाख की कम्युनिटी है चांगपा। और ये पश्मीना गोट्स को रियर करते हैं, वे बिल्कुल सही बात है। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ST, ये भी सही बात है। तो ये ST है 2 और 3। ये PVT चीज़ नहीं है, पर ये ST है, ठीक है। उसके बाद बोला क्लस्टर बीन, ग्वार जो होती है उसको पहले कम हो गया था, क्योंकि वो पहले उगना कम हो गया था क्योंकि वो वेजिटेबल और एनिमल फीड की तरह ही काम होता था। पर रिसेंटली उसका कल्टीवेशन वापस शुरू हो गया। क्यों क्यों क्योंकि ये ना ग्वार बीम जो होता है, ये क्या होता है, ज्वार, ज्वार क्या होता है, वाइट वाइट दाने होते हैं जिसको अगर पीस दो तो वाइट एकदम लिक्विड बन जाता है, थिकनर और बिना किसी टेस्ट का। तो इसको किसी भी चीज़ में मिला के थिक कर सकते हैं, उस चीज़ को गाढ़ा करने के लिए इसको काम करते हैं। कोई भी चीज़ को खाना, खाने की चीज़ को किसी को भी गाढ़ा करना उसलिए यूज होता है। तो इसको भी क्या करते हैं, इसको सेल गैस जो है उसको निकालने में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा फूड में मिलाने में इसका यूज़ होता है, खाना बनाने की चीज़ों में जिसको खाने को भारी करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं अपना 41 पे। ये पूछ रहा है जो तुम्हारा कोरल्स है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कोरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। अगर हम फिर वापस से मैप बनाएं तो हम ठीक से देखें तो ये बोल रहा है कि अंडमान एंड निकोबार में, यहाँ अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ मन्नार में यहाँ पे, और फिर सुंदरबंस में। और सुंदरबंस में, बस सुंदरबंस में नहीं मिलते, यहाँ भी मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। सुंदरबंस में क्यों नहीं मिलते, क्योंकि बहुत ही रिवर आकर डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा में क्या होता है, गंदा पानी होता है। गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी, जो कि कोरल्स को सूट नहीं करता है। कोरल को क्लियर प्लस क्लीन वाटर, साफ पानी, मतलब क्लीन पॉल्यूटेड ना हो और साफ भी हो, मतलब धूप आए, वैसा पानी चाहिए होता है। तो सुंदरबंस को काट के 1 2 3 लगा दो इस पे, ये है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं 42 में। ये बोल रहा है कि सोयल इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो इनमें से किसके साथ, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सोयल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ है वो, ठीक है। तो टीरेस कल्टीवेशन, अरे टीरेस कल्टीवेशन तो होती मतलब ऐसे है कि उस सोयल इरोजन को रोकने के लिए है, ठीक है। उसके बाद डिफोरेस्टेशन, हाँ ये है मेन, डिफोरेस्टेशन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्लाइमेट तो कुछ भी हो, डिफोरेस्टेशन होगा तो सिस्टम मतलब ख़राब होगा ही। तो इसमें बस 2 ओनली आंसर है, ठीक है। डिफोरेस्ट, सोयल इरोजन होता है डिफोरेस्टेशन, पेड़ कट जाते हैं तो बारिश के दौरान मिट्टी बह के चली जाती है। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया अब, तो ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है तो उसको बोलते हैं मॉनसून। 6 महीने ऐसे बहता है, फिर 6 महीने बदल जाता है, ऐसे बहता है, ठीक है। उसके बाद हम 43 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायतन क्या होता है। पंचायतन होता है टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक स्टाइल। क्या होता है कि ये ऐसे होता है, देखो एक DT यहाँ भगवान की, एक यहाँ भगवान की मूर्ति, एक यहाँ भगवान की मूर्ति, और एक बीच में भगवान की मूर्ति, ऐसे करके बनाते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी ये स्टाइल है कि मंदिर के जब गर्भगृह में जाओगे तो ऐसे होती है, यहाँ एक मूर्ति, यहाँ एक मूर्ति, यहाँ मूर्ति, 4 मूर्ति, इसको बोलते हैं पंचायतन। 5 मूर्तियाँ एक दूसरी, ये चारों इसको फेस करती रहती हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं
इसमें से कौन सी रिवर है बराक, लोहित और सुबनसिरी में से जो फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश में से, ठीक है। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखें तो देखो तुम्हारा इसमें से ये भी करती है, लोहित भी करती है, ठीक है, लोहित करेगी, दिबांग करेगी, सुबनसिरी करेगी, ठीक है। तो उसमें से अगर हम ऑप्शन देखें ठीक से, ठीक है, तो तुम्हारा लोहित भी है, सुबनसिरी भी है, बराक नहीं है। जो बराक है ना वो पता कहाँ से बहती है, अगर हम उसी में आपको दोबारा से देखें ना, तो बराक कुछ ऐसे है कि यहाँ नीचे से, मतलब अगर तुम इसको देखोगे, अरे आजा आजा, तो बराक यहाँ से कुछ ऐसा बहती हुई यहाँ मिलती है, इसमें ऐसे बहती है मणिपुर आसाम में, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा, फिर बांग्लादेश में बहते हुए ऐसे इधर से जाती है बराक। बराक यहाँ नहीं बहती, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपना, तो इसमें बराक नहीं है, बस इसको बराक को काट देंगे, 1 काट देंगे तो 2 और 3 आंसर आ जाएगा हमारा 45 का बी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 46, तो ये है तुम्हारा हरीका वेटलैंड्स बियास और सतलुज के कॉन्फ्लुएंस पे बना है, ये बिल्कुल सही है। हरीका है तुम्हारा फिर पंजाब में, और एक है होकेरा, ये है तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर में। इन दोनों को मिक्स करके भी एक साल पूछा है 2021 से 22 में, हरीका को जम्मू कश्मीर में कर दिया था, होकेरा को पंजाब में कर दिया था, ऐसे भी मिक्स करते हैं। फिर तुम्हारा केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये बानासुर चंबल पे नहीं है, इसमें 2 रिवर बहती हैं जो कि है गंभीर, और एक है तुम्हारा बोन वनगंगा, VANGANGA, ये है GAMBHIR, गंभीर रिवर एंड वनगंगा रिवर। ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क है। कोलेरू लेक जो है वो तुम्हारा मूसी और कृष्णा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे नहीं है, वो अगर वैसे तो कॉन्फ्लुएंस पे है ही नहीं, पर फिर भी ऐसा सीन है कि गोदावरी और कृष्णा का जहाँ डेल्टा बनता है, जहाँ दोनों मिलती हैं उसके बीच में है ये इन दोनों रिवर के ओवर फ्लडिंग से बनती है यहाँ ऐसा, ठीक है। इसको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ऐसा देखो, जो तुम्हारा हरी का वेटलैंड है, ये तो देखो हरी का वेटलैंड है, ठीक है। तो अगर हम हरी का वेटलैंड को देखें ठीक से, तो ये है तुम्हारी ब्यास, और ये है तुम्हारी सतलुज, यहाँ से जो आ रही है सतलुज है, ये दोनों मिलकर यहाँ का हरी का वेटलैंड बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कोलेरू लेक है, यहाँ पे देखो तुम अगर ठीक से, जो मैंने बोला था तुमको कि ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, और ये है कोलेरू लेक, ठीक है। अगर मैं इसको देखो वो करता हूँ, जूम जूम करता हूँ, तो देखो ये कौन कौन सी रिवर है, ऊपर वाले देखो, ये तुमको दिख जाएगी, मतलब तुम देखो, मैं पैसे भी करूँगा तो कोलेरू लेक ये है, देखो ये रही, समझ आई थोड़ा सा। तो ऊपर गोदावरी है और ये कृष्णा है, यहाँ इन दोनों का डेल्टा बनता है, उन दोनों के बीच में है कोलेरू लेक, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम, तो इसमें हरी का सही है, कोई वाला दिखाना गलत है, ये भी गलत है, ओनली 1 सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। हम चलते हैं अपना 47 पे, ठीक है। तो 47 जो है हमारा वो पूछ रहा है, इनमें से कौन सी फिलोसफी है जो कि हमारी 6 फिलोसफी जो इंडिया की उनमें से नहीं है। तो मीमांसा एंड वेदांता भी है, न्याय वशीशिका भी है, सांख्यान योगा भी है, लोकायुक्ता कपालिका नहीं है। लोकायुक्ता जो थी वो तो थी तुम्हारा ये एक टाइप की कि चारवाक ने जो चलाई थी, CHRWA के, जिसने बोला था कि खाओ पियो मजे करो। और ये जो थी कपालिका, ये थी तांत्रिक जो होते हैं, जो वैसा वो करते थे,
हैं जादू टोने वाले लोग जो थे, ठीक है, उस टाइप का कुछ। फिर उसके बाद हम देखें तो ये बोल रहा है कि अब 48 में कार्डेमम हिल्स जो है वो कोरोमंडल कोस्ट पे नहीं, कार्डेमम हिल्स जो है वो वेस्ट कोस्ट पे हैं, जहाँ जहाँ हमारा ये वाला पार्ट है लास्ट का, यहाँ यहाँ है। और कोरोमंडल कोस्ट है ईस्ट पे, तो ये तो गलत बात है। कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट में, कोंकण कोस्ट हमारा ये यहाँ पे आता है इंडिया में, कोंकण कोस्ट। और कैमूर हिल्स है हमारी सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे, तो ये बात भी गलत है। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में, ये बिल्कुल सही बात है। जो मिकीर हिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ये भी सही बात है। तो इसका सही बात है 3 और 4। मैं हिल्स का एक मैप लगाया हूँ, वो दिखाऊंगा तुमको सारी हिल्स एक बार, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 49। ये बोल रहा है कि एंटी डिफिक्शन लो किस में है, ये 10th स्केड्यूल में है। ये कब आया था, 1985 में आया था। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट वो है। अभी तो फिलहाल इससे वो सारे चीज़ें भी पूछते हैं कि एंटी डिफिक्शन लो में कि इंडिपेंडेंट मेंबर 6 मंथ के लिए बन सकता है या नहीं बन सकता। सारे 4-5 कॉन्सेप्ट है, वो सब सीख लेना एंटी डिफिक्शन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कि उसको कब डिस्क्वालीफाई करेंगे कब नहीं करेंगे। उसके बाद 50 द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। को एग्जिस्टेंस की बात कौन करता है कि नेचर और ह्यूमन दोनों की एक्टिविटी रहे, इसको करता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व्स 50, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हम इससे आगे का है टर्की सिचुएटेड, हमें पता है कहाँ पे सिचुएटेड है तुम्हारा, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, ठीक है। थक गया हूँ मैं, चलो अब इससे आगे वाला क्वेश्चन पेपर कल करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखते रहो, PYQs आर नॉट एज सच 1200-1300 टोटल क्वेश्चन हो पाएंगे। और ये तुमको कम से कम कुछ भी नहीं है, 10-15 क्वेश्चन या 10-15 मार्क्स में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, देख लेना तुम। हर बार करते हैं, PYQ को अच्छे से कर लो, PYQ से। और ये सारी चीज़ें भी देख लो जो आज हमें पता चली कि देखो PYQ में भी ऐसे करता है कि स्टेटमेंट 1 होगा, उसका कुछ पेयर होगा, स्टेटमेंट 2 होगा, उसका कुछ पेयर होगा। तो ये ऐसे मिलाते हैं कि इसका इसमें इसका इसमें कितनी बार किया, डेफिनेशन 1 उसकी यहाँ पे, डेफिनेशन 2 उसको यहाँ पे, ऐसे फिक्स करते हैं। ये बहुत ही ससेप्टिबल है, यूपीएससी ऐसा करती है, तो इसको सीखो हमेशा, ठीक है। चलो वैसे आगे के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं और अगले 50 क्वेश्चन के बाद क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, और उनको फिर हम लिखेंगे। जो हमारी पहली अंडरस्टैंडिंग भी थी उनको भी मैं लिख लूँगा एक साथ। सारे PYQs को जब कर लेंगे तो वो लिख देंगे, 10-15-20 जो भी चीज़ें आएंगी कि हाँ ये इन पर ध्यान देना है। तब तक के लिए बाय बाय। और अपने दोस्तों में और इस चैनल को फैला लो, शेयर कर लो, सपोर्ट करो हमें। हम और भी कंटेंट जल्दी लाएंगे। अभी कंटेंट लाने में बहुत देरी हो रही है, आई नो, बट हम बहुत सारे लोग नहीं हैं, हम कुछ ही लोग हैं, हमें अपनी तैयारी भी करनी होती है, तो हम जल्दी कंटेंट लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।